एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया G7B4 पर गाइस। तो हम जैसे पढ़ा रहे थे कि क्लास 10th की ज्योग्राफी, बट आई हैव सम इश्यूज, माय इज नॉट गुड, सो क्लास द होल्ड एंड टुडे आई विल डिस्कस इन हिंट। सो मैं बात करती हूँ किसके बारे में मैंने बात किया था, संसाधन के बारे में। तो एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ कि संसाधन क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि प्रकृति में पाई जाने वाली वह सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें संसाधन बोलते हैं। उसके बाद में फिर हमने बात किया था संसाधन के प्रकार की, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो एक मैंने बात किया था स्वामित्व के आधार पर, एक बात किया था उत्पत्ति के आधार पर, और मैंने एक बात किया था, एक स्वामित्व के आधार पर हो गया, एक उत्पत्ति के आधार पर हो गया, और एक समाप्यता के आधार पर हो गया। उसके बाद में मैंने बताया था विकास के आधार पर भी संसाधन के प्रकार। तो विकास के आधार पर, लेकिन इसके आगे मैंने उसका नाम तो लिख दिया था, लेकिन इसके आगे मैंने नहीं बताया था। तो आज हम बात करते हैं क्या, विकास की स्तर, विकास की स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। तो इसमें एक है विकास के स्तर के आधार पर, तो एक इसमें है विकसित संसाधन, एक है विकसित संसाधन, और दूसरा है संभावी संसाधन, एक है भंडारण संसाधन, एक है भंडारण संसाधन, और चौथा क्या है, संचित कोष। ठीक है, संचित कोष। तो हम इसके आगे बात करेंगे कि विकसित संसाधन क्या होता है। तो विकसित संसाधन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई देश है, उसके पास जो संसाधन है उसका जो संसाधन है उसके मात्रात्मक और गुणात्मक उसका परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन अभी उसका उपयोग कर भी नहीं रहे, दोनों हो सकता है कि वो निर्भर करता है कि उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर हो रही है। उसके बाद में दूसरा है संभावी संसाधन, जस्ट वेट वन सेकेंड। तो मैंने बात किया था विकास के स्तर के आधार, विकसित संसाधन जैसे बात की। उसके बाद में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, संभावी संसाधन। क्या है, संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा देश है भारत, उसके बाद में भारत के पास क्या है, संसाधन है, लेकिन अभी उसका उस तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है जैसे करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे हमारा गुजरात हो गया, ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर क्या है गुजरात, और यहाँ पर क्या है राजस्थान। यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ जल भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जल के माध्यम से बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उस तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन। उसके बाद में हमने क्या देखा है, भंडारण। तीसरा क्या है, भंडारण। ठीक है, तीसरा क्या है, भंडारण। तो भंडारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा देश है, हमारे देश में संसाधनों का क्या होता है, बहुत सारे संसाधन है, थोड़ा सा कर दो, भंडारण संसाधन। स्टार्ट है, भंडारण संसाधन। तो भंडारण संसाधन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध है। ठीक है, क्या है, संसाधन उपलब्ध है, लेकिन इसका अभी उस तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है जैसे करना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, टेक्नोलॉजी।
तो टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग अभी उस तरीके से नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा जल है, तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। लेकिन क्या हम लोग पानी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। हम लोग के पास ये तकनीक अभी नहीं आई है कि जल का निर्माण करें। तो इसे क्या बोलते हैं, भंडारण। की संसाधन तो है लेकिन उसका उपयोग उस तरीके से, उस टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा सकता है जैसे करने की जरूरत है। मान लीजिए वाटर के बारे में जैसे तुमने बात किया। और चौथा क्या, संचित कोष। इसके बाद में क्या है, संचित कोष। संचित कोष। तो हम लोगों ने जैसे बात किया कि संसाधन क्या होते हैं, उसके बाद में संसाधन के प्रकार के बारे में बात की। क्या होता है, संचित कोष। तो हमारे यहाँ जैसे टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे एडवांस होती जा रही है, तो संसाधन उपलब्ध है। क्या है, इसमें क्या होता है, इस संसाधन क्या है, उपलब्ध, जो कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से, उपयोग में लाया जा सकता है। क्या होता है, उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, संचित कोष। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, संसाधन और संसाधन के प्रकार के बारे में बात मैंने कर लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं मृदा के भूमि संसाधन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे भूमि पर ही तो सारे संसाधन उपलब्ध हैं। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, भूमि एक संसाधन है, तो हम बात करेंगे भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन, तो हम लोग कहाँ पर रहते हैं, अपनी पृथ्वी पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, द्वीप हो, उसके बाद में झरने हो, नदी हो, कुछ भी हो, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारी पृथ्वी पर। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है। तो हमारा भूमि संसाधन, अब इसको प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। कितने कारक हैं, दो कारक हैं। तो कौन कौन से, एक है भौतिक कारक, एक है भौतिक कारक, और दूसरा क्या है, सामाजिक और आर्थिक कारक। क्या है, सामाजिक और आर्थिक कारक। तो भौतिक कारक क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, भौतिक कारक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए भूमि का ढाल हो गया, जैसे भूमि की क्या हो गया, ढाल हो गया। तो अगर मान लीजिए कहीं पर भी, जैसे हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम अपने देश में रह रहे हैं, तो कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर नदियां बह रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मैदान में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कृषि होती है। क्या हम लोग जिस प्रकार से फसल उगाते हैं मैदान पर, उसी प्रकार से क्या पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए ये हमारा पर्वत है, तो और ये एक समतल क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कृषि का क्षेत्र ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर कृषि करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इसका ढाल जो होता है, ये क्या होता है, ढाल होता है। अगर यहाँ पर पानी रुकने में संभावना, यहाँ पर पानी रुकने की संभावना क्या होती है, कम होती है। तो एक तो भूमि का ढाल हो गया, उसके बाद में दूसरा है मिट्टी का आवरण। दूसरा क्या है, दूसरा है मिट्टी का आवरण। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं से मिट्टी का आवरण। तो मिट्टी एक संसाधन होता है, तो इसको कई परतों में इसे बांटा जाता है, लेकिन अगर जहाँ पर मिट्टी पे जहाँ पर आवरण ज़्यादा होगा, वहाँ पर कृषि की संभावना अधिक होगी, क्योंकि उसके अंदर नमी भी पाई जाएगी। उसके बाद में वहाँ पर कृषि होगी, वहाँ पर पेड़ पौधे अधिक पाए जाएंगे। और जहाँ पर मिट्टी का आवरण कम होता है, मान लीजिए मिट्टी का आवरण अभी नहीं हटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कृषि कम होगी। उसके बाद में यहाँ पर क्या कहते हैं, वनस्पति कम होगी, और
फिर इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्या है, शैलों की प्रकृति, शैलों की प्रकृति और उसमें पाए जाने वाले खनिज। तीसरा क्या है, शैलों की प्रकृति और उसमें पाए जाने वाले खनिज। ठीक है, उसमें पाए जाने वाले खनिज। तो इसका अर्थ क्या होता है कि शैल मतलब चट्टान, चट्टान जो हमारी पृथ्वी होता है जिससे इसका निर्माण हुआ। उसके बाद में प्रकृति, जैसे हम लोग का नेचर होता है, कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है, कोई चिड़चिड़ा, किसी किसी के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, कोई बहुत खुश होता है, एकदम एक्साइटेड रहता है। उसी प्रकार से हमारे शैलों की प्रकृति हो गई। उसमें पाए जाने वाले खनिज, खनिज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, उसमें से खोद कर, जिसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, उसके बाद में तांबा हो गया, ये सब क्या किया जाता है, पृथ्वी से इस मिट्टी के आवरण से क्या किया जाता है, खोद कर निकाला जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अब जहाँ पर खनिज होगा वहाँ पर व्यवसाय भी होगा, जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर खनिज है तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ से खनिज निकालेंगे, उसके बाद में बेचेंगे और फिर वहाँ पर क्या होगा, उद्योग बढ़ेगा। उसके बाद में फिर एक है भूमिगत जल की अधिकता या भूमिगत जल, मैं लिखती हूँ भूमिगत जल। तो भूमिगत जल, तो जो पृथ्वी पर जो जल होते हैं, मान लीजिए वर्षा हो रही है तो वर्षा का जल क्या होता है, नीचे पृथ्वी के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे मात्रा में जाता है, जिसे रिसकर भी बोलते हैं, क्या होता है, वो जाता है। जब वो पृथ्वी के अंदर जाता है तो एक जगह पर वो क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो मैं थोड़ा देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का क्या है, आवरण। ये क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो ये जल जो है क्या है, पृथ्वी के अंदर जाकर एक जगह पर इकट्ठा हो गया। अगर यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर जल की अधिकता है उसके बाद में फिर नमी भी पाई जाएगी, तो यहाँ पर वनस्पति का विकास अधिक होगा, यहाँ पर कृषि भी अच्छे से होगी, वनस्पति का विकास भी अधिक होगा। उसके बाद में अब हम बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक कारण। ठीक है, एक हम लोग का हो गया कंप्लीट, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक कारण। तो देखो, एक देश को चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वहां पर रहने वाले समाज, वहां पर रहने वाले व्यक्ति। हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, समाज। अगर मान लीजिए समाज के पास ये ज्ञान ही नहीं है कि कृषि किस प्रकार से की जाए, मिट्टी की उर्वरता कहाँ पर अधिक हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है, तो क्या कहते हैं, वहां पर कृषि कैसे करनी है। तो जैसे ठीक है, हम देखते हैं आर्थिक और सामाजिक कारक में। तो पहला है आर्थिक स्थिति। अगर किसी देश की, एक है आर्थिक स्थिति, तो अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति ठीक है तो वहाँ पर कृषि भी क्या होगी, अच्छी मात्रा में होगी। ये डिपेंड करता है कि उस देश की इकोनॉमी कैसी है। जैसे मान लीजिए हमारा देश है, अभी क्या है, विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, और अमेरिका देखा जाए क्या है, एक विकसित देश है। तो वहाँ पर कृषि बहुत अच्छी, वहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि होती है वहाँ। और हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है। अफ्रीका का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो वो लोग अभी भी हम लोग को नहीं पता है कि किस तरीके से कृषि करनी चाहिए, किस तरीके से क्या कहते हैं, भूमि की, जैसे पीएच भी चेक करते हैं ना, अगर पीएच और हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं, तो क्या होता है, जब भूमि का, मिट्टी की क्या करते हैं, अगर पीएच चेक करेंगे उसके बाद में क्या करते हैं, कृषि करेंगे, उसके बाद में वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो क्या होगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। और दूसरा अगर हम देखें सामाजिक स्थिति, वहां पर रहने वाले समाज पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं, उनके पास नॉलेज है, वो कृषि अच्छे से करें, लेकिन उसी में अभी देखा जाए कहीं कहीं पर अभी इतना ज्यादा पिछड़ापन है, वो अशैक्षिक है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है किस प्रकार से कृषि करनी है। तो वहाँ की क्या होगी, सामाजिक स्थिति हो गई। इसके बाद में जनसंख्या, एक होता है जनसंख्या भी, क्या होती है, जनसंख्या
मान लीजिए एक कमरा है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, एक रूम है और उसमें 4 लोग रह रहे हैं, तो अभी वो आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, आराम से सो जाएंगे। लेकिन अभी उसी कमरे में क्या कहते हैं 100 लोगों को लाकर रख दिया जाए, तो क्या उस कमरे में वो सही से रह पाएंगे? क्या वो सही से खा पाएंगे? क्या वो सही से पी पाएंगे? नहीं ना। तो इसका आंसर है नहीं। तो ये सबसे बड़ा चीज क्या होता है, जनसंख्या पर। अगर जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग शैक्षिक होते हैं, कुछ अशैक्षिक होते हैं, उनके पास नहीं इतना नॉलेज होता है, किसी के पास बेहतर व्यवस्था है, किसी के पास नहीं है। उसके बाद में एक और है परिवहन के साधनों का विकास। एक और क्या है, परिवहन के साधनों का विकास। परिवहन किसी देश के लिए सबसे बड़ी चीज तो ये होती है, अगर मान लीजिए हम परिवहन के बारे में बात करें, तो अगर मान लीजिए मैंने कृषि की, ठीक है, मैं अपने ऊपर खुद ले रही हूँ, अगर मैंने कृषि की, उसके बाद में हमारे पास बेहतर साधन नहीं है। मान लीजिए अगर मैं गांव में रह रही हूँ, मुझे अपने उत्पाद को, जैसे मान लीजिए मैंने गेहूँ उगाया, मुझे गेहूँ लेकर जाना है अयोध्या। ये देखिए, अगर मुझे अयोध्या लेकर जाना और सड़क अच्छे से नहीं बनी, ले जाने का अच्छा साधन, अगर मुझे पैदल लेकर जाना होगा, क्या मैं अच्छे से ले जा पाऊंगी? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर जहां पर साधनों का विकास होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, अच्छी कृषि भी होगी, क्योंकि जब हम किसी चीज का उत्पादन करेंगे तो ले जाने के लिए भी तो होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं ना हम 100 कुंटल का उत्पादन कर रहे हैं तो 100 कुंटल सारा हम ही खा जाएंगे। तो इसके बाद में फिर ये भी हो गया क्या, खत्म। हमने पढ़ा था भूमि संसाधन, तो इसमें मैंने एक पढ़ा भौतिक संसाधन और दूसरा पढ़ा सामाजिक और आर्थिक संसाधन। अब हम पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि हमें भूमि निम्नीकरण को कैसे समझना है। मान लीजिए ये कोई एक खेत है और यहाँ पर बार बार क्या किया जा रहा है, फसल लगाई जा रही है, यहाँ पर बोई जा रही है, फसल का उत्पादन बार बार हो जाए, इसकी उर्वरता कम होती जाएगी। अगर एक बार ये 100 कुंटल मान लीजिए गेहूं ले लीजिए या चावल, एक बार 100 कुंटल का उत्पादन हो, उसके बाद में दूसरी बार क्या हो जाएगा, इससे कम होगा, 80 होगा, धीरे धीरे इसकी उर्वरता कम होती चली जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, निम्नीकरण, मतलब भूमि का क्षरण होना। इसे क्या बोलते हैं, भूमि निम्नीकरण। सो गाइस जी, इसके आगे कल हम बात करेंगे भूमि का संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक है, भूमि के संरक्षण के उपाय। तो अगर हम लोग देखेंगे तो रुक जाइए थोड़ा सा, मैं और एक चीज बताना चाहूंगी कि सतत विकास क्या होता है। चलिए ठीक है, कल ही बताती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।